नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके लिए एक और बेहतरीन चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही अच्छे ढंग से सिस्टमैटिक तौर पर डायग्राम के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छे ढंग से लिखा हुआ चैप्टर है ये। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक बच्चे को 100% मार्क्स लाने के लिए याद करना चाहिए, उन सभी को हमारी पूरी टीचर्स की टीम ने बहुत मेहनत करके पॉइंट टू पॉइंट कन्वर्ट कर लिया है। इस वीडियो को बनाने के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव है जो मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूं। फर्स्ट, आपका 100% कंटेंट क्लियर करके देना ताकि आप किसी भी टाइप का एग्जाम दो, चाहे वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हो, सब्जेक्टिव टाइप हो, आप हर एक प्रकार के क्वेश्चन का बहुत आसानी तरीके से आंसर दे सकते हो। इस चीज की मैं आपसे गारंटी लेता हूं। सेकेंड, आपका एक पॉइंट टू पॉइंट नोट तैयार हो जाएगा जो 10th में तो बहुत ज्यादा यूजफुल है ही। अगर आप में से कोई कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी नोट्स आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। थर्ड, हम पूरे चैप्टर को एक सिस्टमैटिक तौर पर पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे। इससे सामाजिक विज्ञान क्या हमें बोरिंग नहीं लगेगा। हम सामाजिक विज्ञान को ना समझ पाएंगे और जब समझ पाएंगे तो उसको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। एंड फोर्थ, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए लास्ट में, मैं उन्हीं को इसी वीडियो के लास्ट में इन सभी क्वेश्चनों को भी कवर करा दूंगा। तो चलिए बच्चों, एक बेहतरीन सफर पर बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा हुआ चैप्टर जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। आप अपना पहला टॉपिक, जो पहला हेडिंग है वो है लैंगिक मसले और राजनीति। देखिए, पहले आप समझिए कि ये चैप्टर ना 3 टॉपिकों का मेल है। एक जाति, एक धर्म और एक लैंगिक मसले। तो स्टार्टिंग हम लैंगिक मसले से करेंगे, उसके बाद धर्म के बारे में बात करेंगे, फिर जाति के बारे में बात करेंगे। तो आप इस चैप्टर को ना 3 कैटेगरी में बांट सकते हो कि भाई ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है। तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो पहला टॉपिक जो है वो है लैंगिक मसले। जैसा आप देख सकते हो, स्टार्टिंग यहीं से हुआ है लैंगिक मसलों से। तो यहां पर लैंगिक मसलों का मतलब है कि महिलाओं और पुरुष में होने वाले भेदभाव, जो हमारे समाज में लड़कियों और लड़कों में जो भेदभाव है ना, उसके बारे में इस टॉपिक में बात होगी। और उसका हमारी राजनीति पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, हमारे पॉलिटिक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, हम इसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ेंगे तो हम लगभग पूरा चैप्टर, मैं पूरा लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन याद आपको इन्हीं पॉइंट्स को करना है जो येलो कलर से स्पेशली हाईलाइट किए गए, जो मैं आपको क्वेश्चन ही बताऊंगी क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करें। सामाजिक असमानता का यह रूप हर जगह नजर आता है। यहां पे लैंगिक मसले का मतलब है जो लड़कियों और लड़कों में होने वाले भेदभाव होते हैं, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक या कहें कि प्रकृति और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है, लेकिन अब पहला टॉपिक आता है लैंगिक असमानता का अर्थ क्या होता है, लैंगिक असमानता का मतलब क्या होता है। तो ये आपका पहला टॉपिक आ गया। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। हमारे समाज के अंदर पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग मान्यताएं हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि लैंगिक असमानता का मतलब होता है स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में प्रचलित, यानी पहले से चली आ रही रूढ़ी छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं। तो लड़कियों और लड़कों में जो असमानता या पुरुष और स्त्री में जो असमानता हमारे समाज में पाया जाता है, उसी को लैंगिक असमानता का नाम दिया गया है। तो पहला टॉपिक अगर आपसे पूछा जाता है कि लैंगिक असमानता का अर्थ क्या होता है, तो आप बताओगे लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ी छवियां, यानी पहले से आ रही बातें, तथा तयशुदा सामाजिक भूमिका है, यानी पहले से ही तय कर दिया जाता है कि ये लड़की है तो इसका ये काम है और ये लड़का है तो ये काम कर सकता है। इसके अलावा आप एक पॉइंट उसमें और भी ऐड कर सकते हो, जो कि यहां पर है, आपके सेकंड पॉइंट में आ जाएगा। ये लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में जब लड़के और लड़कियों को पाला जाता है तो उसी में
यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है, मतलब लड़कों और लड़कियों के मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करना है। इसलिए तो आप देखते हो अपनी फैमिली में कि हमारे फैमिली के अंदर जो लड़कियां हैं, जो स्त्री हैं, वो मोस्टली घर चलाती हैं, बच्चों का पालन पोषण करती हैं, क्योंकि ये तयशुदा रूढ़ी छवियां हैं, पहले से चली आती आ रही है। कई 100 वर्षों से ये जो छवियां हैं वो चली आती आ रही है। तो लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी घर चलाने की है और बच्चों का पालन पोषण करना है। तो इसे ही लैंगिक असमानता का अर्थ माना जाता है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाता ना लैंगिक असमानता, तो पहला पॉइंट तो आप ये बताओगे, दूसरा पॉइंट आप ये बताओगे जिसमें लड़कियों से कह दिया जाता है कि उनका काम है घर चलाना और बच्चों का पालन पोषण करना। अब इसी के अंदर एक दूसरा पॉइंट आता है श्रम का विभाजन, श्रम के लैंगिक विभाजन। अब आपसे पूछा जाएगा कि श्रम के लैंगिक विभाजन का अर्थ बताओ। श्रम का मतलब होता है काम, और लैंगिक विभाजन आप पढ़ चुके हो, लड़कियों और लड़कों में होने वाले भेदभाव। तो श्रम के लैंगिक विभाजन, औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखरेख करना आदि करती है। श्रम का लैंगिक विभाजन में क्या हो गया, औरतें जो है वो घर के अंदर सारा काम करती हैं, जैसे कि खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखरेख करना, ये औरतों की जिम्मेदारी मानी जाती है समाज के अंदर। जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं, यानी नौकरी या पैसा कमा के लाना, ये मर्दों की जिम्मेदारी है। तो ये श्रम के लैंगिक विभाजन माना जाता है। एक मिनट बच्चों, जरा मैं ना रजिस्टर लगा लूं इसके नीचे, तो शायद और कंफर्टेबल पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, अब और ज्यादा कंफर्टेबल पढ़ा पाऊंगा। चलिए वापस आते हैं। तो अब तक बेसिकली हमने 2 टॉपिक पढ़े। एक तो लैंगिक असमानता का अर्थ क्या होता है, ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताया। दूसरा, श्रम के लैंगिक विभाजन में आपको बताया कि औरतों को कह दिया जाता है कि उनका मेन काम है घर की जिम्मेदारी लेना, घर में साफ सफाई करना, बच्चों को पालना, खाना बनाना, जो आप अपने घर में भी देखते हो, और मर्दों को घर के बाहर का काम करना होता है। तो इसे बोलते हैं श्रम के लैंगिक विभाजन। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते, दरअसल वो सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों की जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज ने उनको शुरू से ही मन में बिठा दिया है कि ये काम औरतों का है, मर्दों को घर में काम नहीं करना। ये सब जो औरतें कर रही है, ये काम उनके सामाजिक तौर पर उनके मन में बिठा दी जाती है। पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं, तो मर्द खुशी खुशी यही काम घर के बाहर करते हैं। आप देखते हो ना, सिलाई कटाई का काम मर्द करते हैं ना, टेलर वगैरह पे जाते होंगे आप भी, तो वहां तो कर रहे हैं, मर्द काम कर रहे हैं, वहां खुशी खुशी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे पैसा मिल रहा है। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइये पुरुष होते हैं। इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम ना करती हो, ऐसा भी नहीं है। गांव में स्त्रियां पानी और जलावन जुटाने से लेकर खेत में खटने तक का काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि औरतें सिर्फ केवल घर का काम कर रही हैं, वो तो बाहर भी जा रही है काम करने के लिए, पानी लाना, लकड़ी लाना, ये सब। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी के का काम करती है। आप देखते हो कि जो गरीब औरतें होती हैं वो बड़े घरों में जाके वहां पे काम करती हैं, और मध्यम वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जाती हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली की जो लड़कियां होती हैं वो ऑफिस में काम करना चाहती हैं। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ ना कुछ काम करती है। शहरों में आप देखते हो कि मोस्टली जो वुमेन हैं, औरतें हैं, वो अपना घर का काम भी करती हैं और बाहर भी काम करने जाती हैं, लेकिन उनके काम को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता हमारे समाज में, और उन्हें दिन रात काम करके भी उनका श्रेय नहीं मिलता है। तो ये आपको याद करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। इनको हम खुद भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में ये सब चीजें आती रहती है। याद आपको यहां पर इस पेज पर अब तक हमने 2 ही पॉइंट मिले हैं। एक तो लैंगिक असमानता क्या होता है और श्रम का लैंगिक विभाजन क्या होता है। यहां आपको तीसरा पॉइंट मिलेगा। तीसरा पॉइंट आपके पास है, श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा क्या हुआ। जब हमारे समाज ने श्रम का विभाजन कर दिया, औरतों के लिए कुछ काम निश्चित कर दिए, मर्दों के लिए कुछ काम निश्चित कर दिए, तो इसका नतीजा क्या हुआ, इंपैक्ट क्या पड़ा, यह आपसे पूछा जाएगा। तो आप आंसर दोगे
औरत तो घर की चार दीवारी में सिमट के रह गई। भाई जो स्त्री है वो तो घर के अंदर चार दीवार में सिमट के रह गई, क्योंकि समाज ने मान लिया कि वो घर का काम करेगी, और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया। तो पहला इंपैक्ट तो ये पड़ा कि औरतें घर के चार दीवारी में बंद हो गई और पुरुष की जिम्मेदारी हो गई बाहर का सारा सार्वजनिक रूप से काम करना। दूसरा इंपैक्ट ये पड़ा कि सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीति में, उनकी भूमिका नगण्य ही है। आप देखते हो कि जो सार्वजनिक जीवन में, राजनीति बना में, पॉलिटिक्स में औरतें आप देखते हो उनकी संख्या बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि समाज में प्रथा चलती आ रही है। तो यही दूसरा इंपैक्ट है कि राजनीति वगैरह में उनकी जो भूमिका है वो बहुत कम है, पॉलिटिक्स में उनका जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। तीसरा, दुनिया के अलग अलग हिस्से में औरतों ने अपने संगठन बनाए। ये अगला इंपैक्ट है जिसमें हम ये वाला पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक आएगा अभी, ये आपका नारीवादी आंदोलन टॉपिक आएगा, उसमें ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, तो एक बार ना मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूं कि अब तक हमने ना इस पेज पे क्या पढ़ा, क्योंकि ये पेज आप बंद कर देंगे। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि लैंगिक असमानता का अर्थ क्या होता है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ि छवियां, तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। यानी पुरुष और स्त्री दोनों के बारे में जो रूढ़ि छवियां चलती आ रही है या तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं चलती आ रही है, उनको बोलते हैं लैंगिक असमानता। इसमें दूसरा पॉइंट ये आता है कि लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में ये लड़कियों के, औरतों के मन में ये बिठा दिया जाता है कि उनकी मुख्य जिम्मेदारी घर चलाने की है और बच्चों का पालन पोषण करना है। श्रम के लैंगिक विभाजन में हमने जाना कि औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज करती है, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखरेख करना, और जबकि मर्द जो होते हैं वो घर के बाहर का सार्वजनिक जीवन का काम करते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये हमने अगला पढ़ा कि जब ऐसा हुआ जिस समाज ने हमारे औरतों को चार दीवार में बंद के रख दिया और पुरुषों को कहा गया कि आपकी जिम्मेदारी है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा उनके जीवन में। तो पहला इम्पैक्ट पड़ा कि औरत तो घर की चार दीवार में सिमट के रह गई और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया। तो इसलिए उनकी जो आप देखोगे राजनीति में भूमिका है लड़कियों की, औरतों की, वुमेन की, वो बहुत कम है। क्लियर हो गया? नाउ अब तक हम 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं, 3 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। पहला पॉइंट था लैंगिक असमानता, दूसरा पॉइंट था श्रम के लैंगिक विभाजन, तीसरा पॉइंट था श्रम के विभाजन का इंपैक्ट, नतीजा क्या हुआ। अब हम चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, यहां से 4th पॉइंट पढ़ेंगे, नारीवादी आंदोलन। ये नारीवादी आंदोलन क्या था? तो चलिए शुरुआत करते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए। याद कीजिए जब मैंने आपको फ्रांस की क्रांति का चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि वहां पे औरतों ने अपने क्लब बनाए थे। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। भाई उन्होंने भी अपने लिए आंदोलन किए कि हमें भी बराबरी का हक दो, हमें भी बराबरी का अधिकार दो। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। अलग अलग देशों में महिलाओं ने आंदोलन किए कि हमें भी वोटिंग राइट दो। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। इन सभी आंदोलन में क्या मांग की गई? इन सभी आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। आप पता करोगे थोड़ा गूगल से तो आपको पता लगेगा कि पहले इंडिया की बात करो तो महिलाओं को स्कूल कॉलेज जाने ही नहीं दिया जाता था। तो देश में या पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर आंदोलन हुए इसके लिए कि महिलाओं को भी शिक्षा और रोजगार के अवसर देने चाहिए। आगे व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। महिलाओं ने अपने व्यक्तिगत रूप से अपने लिए और पारिवारिक जीवन में भी, परिवार के जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन सभी आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। तो ये जो आप आंसर लिख के आओगे ना पेपर में, ये सबसे बेस्ट आंसर माना जाएगा क्योंकि आपने गवर्नमेंट की किताब से आंसर लिखा है, आपने किसी गाइड कुंजी से आंसर नहीं लिखा है। ये गवर्नमेंट की बुक है, एनसीईआरटी बुक है जो सरकार की दी हुई है। तो इससे बेस्ट आंसर हो ही नहीं सकता। एक बार मैं जल्दी से आपको रिवाइज कर देता हूं कि नारीवादी आंदोलन होता क्या है।
दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन सभी आंदोलनों में महिलाओं ने मांग करी कि राजनीतिक जीवन में उनको वैधानिक दर्जा मिले, ऊंचा पद मिले, उसके बाद शिक्षा में उनको बराबर का अवसर मिले, रोजगार में बराबर का अवसर मिले, व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक जीवन में उनको बराबरी की मांग उठाई उन्होंने। इन सभी आंदोलन को बच्चों नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। यह आपका 4th पॉइंट था। उसके बाद लैंगिक विभाजन की राजनीति, व्यक्तिगत और इस सवाल पर राजनीतिक गोलाबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद करी। अब जब औरतों ने नारीवादी आंदोलन किया तो उसका इंपैक्ट यह पड़ा कि उनका सार्वजनिक जीवन में औरतों की जो भूमिका है वो बढ़ने लगी। अब आप देख सकते हो हर फील्ड में देखोगे, चाहे वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रबंधक हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, शिक्षक आप देखो, अपने टीचर्स देखो, हर पेशों में बहुत सी औरतें को पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लिए लायक ही नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इन सभी देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। तो ये सभी नारीवादी आंदोलन का इंपैक्ट तो हुआ कि अब औरतें क्या है, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज, विश्वविद्यालय, शिक्षक, आपको हर फील्ड में जो है वो वुमेन है आपको दिख जाएंगी। ये नारीवादी आंदोलन का इंपैक्ट पड़ा कि उनको सार्वजनिक जीवन में भी अधिकार बराबरी का मिला। ठीक है, तो ये पेज भी कंप्लीट होता है। तो इस पेज पर हमने एक ही टॉपिक पढ़ा, वो है नारीवादी आंदोलन। जल्दी से रिवाइज कर देता हूं, पॉइंट नंबर 4, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार की मांग करी। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इसमें महिलाओं ने अपने लिए राजनीतिक वैधानिक दर्जे ऊंचा उठाने की मांग करी, अपने लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर की मांग करी, अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग करी। इन सभी को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि आज हम हर फील्ड में वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज, विश्वविद्यालय, टीचर, हर पेशे में औरतों को देख पाते हैं। और दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आप देखोगे तो वहां पर महिलाओं का जीवन जो है वो काफी ऊंचा है अगर हम अपने देश से कंपेयर करें तो। ठीक है, बेफिलहाल अब अगले पेज पे आते हैं। अब नेक्स्ट पेज है, हमारे देश में आजादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो जी हाँ, हमारे देश में भी डे बाय डे, ईयर बाय ईयर महिलाओं के हालात में सुधार हो रहा है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। अभी पितृ प्रधान क्या होता है, तो पितृ प्रधान की डेफिनेशन आप यहां से ले सकते हो, यह आपका 5वां पॉइंट होगा। पितृ प्रधान का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ पिता का शासन है, पर इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा महत्व, ज्यादा शक्ति देने वाले व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। पितृ प्रधान वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जो पुरुषों को ज्यादा अधिकार जो दिया जाता है ना, उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है, ज्यादा शक्ति दी जाती है, ज्यादा पावर दिया जाता है घर में डिसीजन मेकिंग में, फैसले लेने में, तो उसके लिए भी पितृ प्रधान होता है। इसका मेन अर्थ होता है पिता का शासन, लेकिन इसका उपयोग हम इसलिए भी करते हैं कि हमारे समाज में पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो इसके लिए पितृ प्रधान वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी परिभाषा आप पढ़ लेना। नाउ आगे पढ़ते हैं। अगला है, औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि औरतों का हमारे समाज में जो भेदभाव हो रहा है ना, इसका प्रूफ क्या है। आप कैसे कह सकते हो कि हमारे समाज में आज भी औरतों का दमन होता है या उनके साथ भेदभाव किया जाता है, आप इस चीज को प्रूफ कैसे करोगे। तो इसके लिए बहुत सारे पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76% है। तो ये पहला प्रूफ है कि आज भी हमारे समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। क्योंकि भेदभाव नहीं होता तो उनकी साक्षरता दर कम क्यों होती पुरुषों से, आप खुद बताओ। क्योंकि महिलाओं की साक्षरता दर आज भी 54% ही है, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 76% है। तो ये प्रूफ है कि आज भी महिलाओं को स्कूल नहीं भेजा जाता। हालांकि समाज में बहुत सुधार हो चुका है, बट अभी भी ऐसा देखने को आपको मिलेगा कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता है। गांव घर में आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो पहला प्रूफ तो यह है, क्योंकि महिलाओं की साक्षरता दर कम है और पुरुषों की साक्षरता दर ज्यादा है। दूसरा प्रूफ,
स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। अब मान लो स्कूल भेज भी रहे हैं ना, तो वही 10वीं 12वीं पढ़ा दीजिए, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए अगर आप उच्च शिक्षा के आप निकालोगे, कॉलेज में देखोगे आप, तो लड़कियों की संख्या बहुत कम है लड़कों से। तो इससे क्या प्रूव होता है कि लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए नहीं भेजा जा रहा। स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है, यानी बहुत कम माँ बाप या बहुत कम परिवार के बच्चे जो लड़कियां हैं वो हायर एजुकेशन के लिए जा पाते हैं। दूसरा प्रूफ हो गया। तीसरा, माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़कियों दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। आप कई प्रूफ आप अपने समाज में देखोगे, जब लड़कों पे माँ बाप ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लड़की गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही है, तो ये भी एक भेदभाव का सबूत है। हो सकता है वो आप भी हो, ये हो सकता है कि वो आप भी हो और आपके परिवार में ऐसा हो रहा हो। तो ये सालों सालों सौ उससे ऊपर सालों से होता आ रहा है ये। तो ये प्रूफ, आपको यही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप कैसे कह सकते हो कि आज भी हमारे समाज में लड़कियों के साथ भेदभाव होता है। तो पहला प्रूफ तो हो गया, एजुकेशन का परसेंटेज देखो। दूसरा, हायर एजुकेशन में बहुत कम लड़कियां जा पाती है। तीसरा, माँ बाप लड़कों पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनको लिखाने के लिए, जबकि लड़कियों पर पैसा खर्च करना पसंद नहीं करते। आगे, इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। इसलिए आप देखोगे कि जो ऊंचे पद की बात करें, आप यूपीएससी में जाके देखो तो बहुत, हालांकि लड़कियां बहुत अब क्वालिफाई कर रही हैं, बहुत लड़कियां अब यूपीएससी क्लियर कर रही हैं, लेकिन उनकी संख्या अभी भी कम है। आप इंजीनियरिंग में जाके देखो, आप मेडिकल फील्ड में जाके देखो, आप टीचिंग फील्ड में देखो, तो सुधार हो रहा है समाज में, बट अभी भी लड़कियों की संख्या कम है। अगर हम हायर पोस्ट की बात करें, ऊंचे पदों की बात करें, तो उनकी संख्या अभी भी कम है मेल के कंपैरिजन। ठीक है, आगे और भी सबूत आपके बुक में दिया हुआ है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। एक और सबूत आपको मिल गया, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों के समान काम किया हो। हालांकि दोनों समान काम कर रहे हो, ए क्रिकेटर है और बी क्रिकेटर है, ये मेल है और ये फीमेल है, आप दोनों का इनकम पता करो तो अलग अलग है। हालांकि इंडिया में जो हमारी बीसीसीआई है, उन्होंने 2022 में आकर दोनों की सैलरी बराबर करी है। अब जाकर दोनों की सैलरी बराबर कर दी है कि मेल हो या फीमेल हो, दोनों को सैलरी बराबर। जो बीसीसीआई है हमारी, जो क्रिकेट जो एजेंसी है, वो इनको सैलरी देती है, तो अब बराबर कर दिया उन्होंने कि अगर आप सेम पोस्ट पे हो तो बराबर इक्वल सैलरी मिलेगी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो ऐसे ही अलग अलग फील्ड में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों का समान काम किया हो। तो एक और सबूत आपको मिल गया। एक और चलिए आगे देखिए, भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है, माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है। ये एक और सबूत हो गया। लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं। लड़की पैदा हुई नहीं कि उसको मारने की जो है, कई जगह आपको खबरें, आपको न्यूज़पेपर वगैरह में मिल जाएगी। इससे क्यों? क्योंकि आप देखते हो भारत का लिंग अनुपात बहुत कम है, भारत का लिंग अनुपात बहुत कम है। तो ये प्रूफ है ना कि लड़कियों को मार दिया जाता है, क्योंकि साइंस तो ये कहती है कि लड़के और लड़कियों को पैदा होने की संभावना बराबर होती है। आपने चैप्टर 9 पढ़ा है साइंस में, हेरिडिटी और इवोल्यूशन वाला चैप्टर, कि लड़के और लड़कियों के होने की संभावना बराबर होती है, लेकिन भारत में लड़कियों की संख्या कम है। तो ये प्रूफ है ना कि लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म करने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं। आगे देखिए, महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा, शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित है। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। तो ये सब प्रूफ है ये बताने के लिए बच्चों कि आज भी हमारे समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, उनका दमन किया जाता है, उनको दबा कर रखा जाता है। तो आपसे ना पूछा जाएगा, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि आप इसको समझाइए, प्रूफ दीजिए, किस प्रकार आप कह सकते हो कि आज भी हमारे समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है या उनका दमन हो रहा है। तो आपको एग्जाम्पल देने बहुत सारे, ये सारे। पहला पॉइंट,
महिलाओं में साक्षरता की दर जो है वो आज भी 54% है, जबकि पुरुषों में 76% है। अच्छा, ये डाटा ना चेंज होते रहते हैं ईयर टू ईयर, हो सकता है आपकी बुक में अलग हो, मेरी बुक में अलग हो, क्योंकि ईयर टू ईयर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आगे, स्कूल पास होने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है, यानी हायर एजुकेशन के लिए बहुत कम लड़कियां आगे जा पाती है। माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। आगे, और क्या बताया था मैंने आपको, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों का काम बराबर हो। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है। आगे, लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म करने के तरीके ढूंढे जाते हैं। महिलाओं के साथ उत्पीड़न, शोषण, उन पर होने वाली हिंसा, शहरी इलाकों में महिलाओं के खासतौर पर असुरक्षित है, वो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां भी उन्हें मारपीट और कई तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। तो ये सब प्रूफ है कि महिलाओं का दमन होता है या उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अब ये हर जगह नहीं है, हर जगह, हर समाज में, हर परिवार में ऐसा नहीं है, बट किताब के अकॉर्डिंग अगर आप मोस्टली देखोगे तो आज भी बुक ये मानती है, सरकार ये मानती है कि आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। हमारे समाज में डे बाय डे बदलाव हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन अभी भी महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो सब आपकी किताब में, बुक में दिया हुआ है, और यही आपको पेपर में लिख के आना है। नाउ, अब ये पॉइंट आपका हो गया था जी, पॉइंट नंबर ये था पितृ प्रधान, तो आपने पांचवा पॉइंट किया था, ये 6 पॉइंट आपका 6 पॉइंट कर लेना। ठीक है, ये 6 पॉइंट के सारे पॉइंट हो जाएंगे। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, उसके बाद ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, उसके बाद ये थर्ड पॉइंट था, फिर ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया, फिफ्थ पॉइंट हो गया कि उनको सैलरी बराबर नहीं मिलती, 6 पॉइंट हो गया कि माँ बाप को सिर्फ लड़कों की चाह होती है, 7 पॉइंट हो गया कि जो लिंग अनुपात मैंने आपको बताया था, 8 पॉइंट हो गया उनके साथ मारपीट होती है, तो ये 8 पॉइंट हो गए कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता है हमारे समाज में आज भी। ना, अब आता है आपका पॉइंट नंबर जी 7, ये 7वां पॉइंट हो जाएगा कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मतलब है जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना हमारे देश के अंदर, या जो विधायक चुने जाते हैं, जो एमपी चुने जाते हैं, उनकी संख्या कितनी है आखिर हमारे पास, महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात होगी यहां पर। ठीक है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे, महिलाएं इस बात पर पहुंची कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा, महिलाएं भी इस बात समझ गई कि जब तक उनको सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा ना, तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। अगर आप चाहते हो, दिल से चाहते हो कि महिलाओं की हालात में सुधार हो, तो एक तरीका यह है कि राजनीति में, पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिक्स में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए। ठीक है, ये तरीका है। अब आते हैं इसके पहले पॉइंट पर। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जो एमएलए चुने जाते हैं ना अलग अलग राज्यों में, तो संख्या तो है महिलाओं की, लेकिन आज भी उनकी संख्या पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। सेकेंड पॉइंट, लोकसभा में जो एमपी का इलेक्शन होता है, लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2014 में ही 12% तक पहुंच पाई। यानी जीवन में पहली बार, जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तब से पहली बार 2014 के इलेक्शन में यह हुआ कि 12% जो है एमपी वो फीमेल चुनी गई थी, पहली बार ऐसा हुआ। यानी आप ये समझ लो 100% अगर हम मान लें, सभी जो इलेक्टेड मेंबर उनको 100% मान लें, तो केवल 100 में से 12 ही महिलाएं चुन के आ रही हैं। 100 में से 12 जो है वो महिला चुन के आ रही है, बाकी सब पुरुष है। तो ये भेदभाव है ना, एक तरह से उनकी संख्या बराबर तो नहीं है ना। आगे, राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। और राज्यों में अगर स्टेट की बात करें तो उनका जो परसेंटेज है, जो एमएलए का इलेक्शन होता है, उनकी जो परसेंटेज है जीतने की, वो 5% से भी कम है। अगर 100 एमएलए चुने जाते हैं तो केवल 5 ही महिलाएं होती हैं उनमें। आगे, कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई है। आप देखोगे तो कई सारे मुख्यमंत्री आपको महिला मिल जाएंगी, प्रधानमंत्री भी महिला रह चुकी हैं, लेकिन उसमें भी
मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहता है। लेकिन देश जो चलेगा वो मंत्रिमंडल से चलेगा ना, कोई अकेला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री थोड़ी देश का राज्य चलाएगा, उसको भी तो मंत्री चाहिए। और मंत्रिमंडल में अधिकतर पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। इसके अलावा स्थानीय निकायों, जिसे हम स्थानीय निकाय मतलब पंचायती चुनाव कहते हैं, नगर पालिका चुनाव जो कहते हैं, जिसमें काउंसलर चुने जाते हैं, तो स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। अभी कानून बना दिया गया है कि जितनी भी सीट होंगी ना नगर पालिका के चुनाव में, जो काउंसलर चुने जाएंगे, या पंचायतों में जितने भी इलेक्शन होंगे, उसमें 1/3 सीट जो है वो रिजर्व कर दी गई है महिलाओं के लिए। तो ये भारत में बताया गया है कि किस प्रकार महिलाओं की जो संख्या है राजनीति के अंदर, महिलाओं की जो संख्या है राजनीति के अंदर वो बहुत कम है। उसका एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि विधायिका में बात करें तो उनका अनुपात बहुत कम है। लोकसभा के इलेक्शन में पहली बार 2014 में ऐसा हुआ कि 12% महिलाएं जीत कर आई। राज्यों में अगर बात करें तो उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। कभी कभार कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री महिला बनी, लेकिन मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। और जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, यानी पंचायतों का चुनाव होते हैं, नगर पालिका का चुनाव होता है, उसमें 1/3 सीट जो है रिजर्व कर दी गई है, आरक्षित कर दी गई है महिलाओं के लिए। ठीक है, तो इस पेज पर हमने ये जाना कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना % है, यानी महिलाएं राजनीतिक तौर पर कितना आगे बढ़ी है। तो हमने क्या क्या जाना, एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूं क्योंकि ये पेज खत्म हो जाएगा और अगला पेज आपका स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको इस पेज में आपको बताया कि अगर भारत में विधायिका की बात करें तो उनका अनुपात बहुत कम है महिलाओं का। लोकसभा 2014 के इलेक्शन में पहली बार ऐसा हुआ कि 12% महिलाएं एमपी के रूप में जीत कर आई। राज्यों में विधानसभाओं में ये 5% से भी कम है। कभी कभार कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री महिला बना भी तो मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। और स्थानीय निकाय के चुनाव में, यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव में 1/3 यानी 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। और अगर देखें, अगर सरकार चाहे तो इसमें लिखा हुआ है कि सरकार और भी कानून बनाना चाहती है। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। जिस प्रकार नगर पालिकाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है, तो महिला संगठनों की मांग है कि विधानसभा के चुनाव में और जो एमपी का इलेक्शन होता है, लोकसभा का चुनाव है, वहां भी 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर देना चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक भी पेश किया गया है, लेकिन वो 10 वर्षों से ज्यादा अवधि से लटका पड़ा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एक मत नहीं है और यह पास नहीं हो सका है। मतलब कानून तो बनाने की कोशिश कर रही है सरकार कि भाई 1/3 यानी 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाए, विधानसभा में भी और राज्यसभा या लोकसभा के चुनाव में भी 1/3 सीट रिजर्व हो जाए। लेकिन 10 सालों से ये विधेयक लटका पड़ा है, इस पर कानून नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि सभी जो है राजनीतिक पार्टियां इस बात पर एक मत नहीं है। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप से देने की जरूरत है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर ना उठता तो उनको लाभ मिल पाता संभव था? तो ये संभव नहीं था। जब तक आप महिलाओं को राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक रूप से आप उनको स्ट्रांग नहीं करोगे, उनकी स्थिति में सुधार नहीं होगा। तो ये था बच्चों इस टॉपिक के अंदर। अब तक आप टोटल 7 टॉपिक पढ़ चुके हो, अलग अलग टॉपिक। स्टार्टिंग में हमने शुरुआत इस टॉपिक से की थी। पहला टॉपिक आपका था कि लैंगिक असमानता क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि श्रम का विभाजन कैसे हमारे समाज में, और श्रम के विभाजन से हमारा जो है इम्पैक्ट क्या हुआ हमारे समाज पर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नारीवादी आंदोलन क्या थे। उसके बाद पितृ प्रधान का परिभाषा आपको बताया था, और महिलाओं का दमन होता है, इस बात के मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए समाज में हमारे। और लास्ट में आपको बताया कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना % है, यानी उनको कितना % सीट मिला हुआ है राजनीतिक तौर पर। अब आगे टॉपिक आएगा, वो आएगा धर्म के ऊपर। यहां पर मैंने आपसे क्या कहा था कि 3 टॉपिक है। देखिए 3 यहां पर मेजर टॉपिक है। लैंगिक वाला पार्ट जो है वो खत्म हो गया, ये वाला पार्ट आपका फिनिश हो गया। अब ये वाला पार्ट स्टार्ट होगा, बी पार्ट, यानी अब रिलीजन की बात करेंगे।
जो हमारे देश में अलग अलग धर्म पाए जाते हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो आप इसको ना अलग अलग टॉपिक समझें। आप समझें कि भाई जो लैंगिक वाला पार्ट था उसमें पुरुष और महिलाओं की बात हुई थी। अब धर्म वाले टॉपिक आएंगे, इसमें हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जो हमारे देश में धर्म है ना अलग अलग, उनके बारे में बात करेंगे और उसका राजनीति पर क्या इंपैक्ट पड़ता है उनके बारे में इस टॉपिक में बात करेंगे। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, रिलीजन का कंप्लीट हो जाएगा, फिर देन हम पढ़ेंगे जाति के बारे में, कि जो अलग अलग जाति आप जानते हो, SC, ST, OBC, ब्राह्मण, राजपूत, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जाति के बारे में। तो अभी हमारा टॉपिक यहां से B स्टार्ट होता है, रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में। तो स्टार्टिंग हम करेंगे यहां से, शुरुआत करते हैं। आइए अब एक कदम अलग किस्म के राजनीतिक विभाजन की चर्चा करें, यानी अब हम धर्म की बात करेंगे, यानी धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसे सार्वभौम तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक भिन्नता आज भी बड़ी व्यापक हो चली है। यानी आप देखोगे, आप न्यूज वगैरह में देखते हो कि अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं एक दूसरे के प्रति, और इससे हिंसा वगैरह होता रहता है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि धार्मिक विभिन्नता का मतलब क्या होता है। ये आ गया पॉइंट नंबर 8। धार्मिक विभिन्नता का अर्थ क्या होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो जो आपने ऊपर पढ़ा है, धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन। धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन, या मैंने जो आंसर बताया वो आपको ये है पहला पॉइंट। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। अगर भारत की बात करो तो भारत में भी आपको बहुत सारे धर्म के लोग मिल जाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपको मिल जाएंगे, बौद्ध मिल जाएंगे आपको। तो भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। ऐसे विश्व में भी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, सभी अपने धर्म को मानते हैं। तो ये धार्मिक विभिन्नता है। दूसरा, अगर लोग एक धर्म को मान लेते हैं कि चलो भारत में सभी लोग ना किसी एक धर्म को मानते हैं, लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हो। अब मान लो एक ही धर्म के लोग हो, लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हो, तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो सकता है। और ऐसा देश में कई बार आप थोड़ा रिसर्च करोगे, इराक में ऐसा हो चुका है। धर्म एक ही है, लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग है। इराक में, ईरान में, अब ये टॉपिक उठाओगे ना, थोड़ा मुस्लिम धर्म के बच्चे जो होते हैं उनको पता होगा कि शिया सुन्नी की आपस में कई देशों में लड़ाई हो चुकी है। अब वो एक ही धर्म के लोग हैं, लेकिन उनकी पूजा पद्धति या मान्यताएं थोड़ी सी अलग है एक दूसरे से, इसलिए उनमें भी मतभेद होता है। तो आप उससे भी गंभीर समस्याएं पैदा होती है। तो वो भी धार्मिक विभिन्नता का एक एग्जाम्पल है। धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। अब देखो, वो जो आपने पढ़ा था लैंगिक विभिन्नता, वो तो परिवार में, समाज में दिखाई देता है, लेकिन जो धार्मिक विभिन्नता है ना, जो धार्मिक विभाजन है, वो आपको राजनीति के मैदान में आसानी से दिखाई देगा। इजीली आप देख सकते हो राजनीतिक विभाजन को, धार्मिक विभिन्नता को आप आसानी से राजनीति के मैदान में देख सकते हो। इजीली आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट यह है कि धार्मिक विभिन्नता का अर्थ क्या होता है, धार्मिक विभिन्नता का मतलब क्या होता है। तो भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। अगर लोग एक धर्म को मान लें, लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हो, तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो सकते हैं। धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होते हैं। पॉलिटिक्स में आप इजीली देख सकते हो। अब इन पर ध्यान दीजिए आप। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से ना होकर नैतिक मूल्यों से है, यानी नैतिक मूल्यों को आप राजनीति से अलग नहीं कर सकते, ऐसा गांधी जी मानते थे। जो सभी धर्मों से जुड़े हैं, उनका मानना था कि राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए, यानी राजनीति को धर्म के जो मूल्य है ना उसके अकॉर्डिंग चलाना चाहिए। तो आपको ये याद करने की नीड नहीं है, इसको बच्चों आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप पढ़ लेना कि गांधी जी ऐसा मानते थे कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। और यहां धर्म का मतलब कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, मूल्यों से था, जिस मूल्य पर कोई धर्म चलता है। अपने देश के मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इस देश में, यानी भारत में बात करें तो इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदायों के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। अगर हम मानवाधिकार समूहों की बात माने तो उनका मानना है कि जो अल्पसंख्यक है,
जब भी दंगे होते हैं तो अल्पसंख्यक जो है वो ज्यादा मारे जाते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अल्पसंख्यकों को प्रोटेक्ट करे, उनके लिए कदम उठाए। महिला आंदोलन की बात करें तो उनका मानना है कि सभी धर्मों में पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं, यानी परिवार में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। तो ये आपको याद करने की नीड नहीं है, बस एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक, सांप्रदायिकता। ये सांप्रदायिकता क्या होता है और इसका हमारे पॉलिटिक्स पे, हमारे राजनीति पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये पेज आपका कंप्लीट होता है। इस पेज पे हमें ना दो चीजें पढ़नी है। एक तो धार्मिक भिन्नता। धार्मिक भिन्नता का मतलब होता है भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, अगर सभी लोग एक धर्म को ही मान ले लेकिन उनकी पूजा पद्धति समान ना हो या मान्यताएं समान ना हो तो भी मतभेद पैदा होता है, और आप धार्मिक विभाजन को आसानी से राजनीति के मैदान में देख सकते हो। उसके अलावा एक पॉइंट मैंने एक पेपर में देखा था, ये भी पूछा गया था कि पारिवारिक कानून क्या होता है। पारिवारिक कानून का मतलब क्या होता है? तो पारिवारिक कानून का मतलब होता है विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून। यानी ऐसे कानून जो विवाह से संबंधित हो, तलाक से संबंधित हो, बच्चे के गोद लेने से संबंधित हो या उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मामले हो, उन्हें बोलते हैं पारिवारिक कानून। हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून है। जी हाँ, हमारे देश भारत में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून है। यानी हिंदू धर्मों के पारिवारिक कानून अलग हैं, मुस्लिम धर्मों के लिए पारिवारिक कानून अलग हैं, ऐसे ही बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, सबके लिए पारिवारिक कानून जो है वो बच्चों अलग अलग है हमारे देश भारत में। तो पारिवारिक कानून का मतलब पता लग गया, ऐसे कानून जो विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार से संबंधित हो, और सभी धर्मों में जो पारिवारिक कानून है वो हमारे देश में वो अलग अलग है। ये हमने इस पेज पे ये वाला टॉपिक पढ़ा और ये वाला टॉपिक पढ़ा। नाउ अगले पेज पे आते हैं कि सांप्रदायिकता क्या होती है, सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है। देखिए, समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। पिछले अध्याय का उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसे ही अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है। पता है समस्या कब आती है? जब राजनीति में ना धर्म आ जाता है। यानी पॉलिटिकल पार्टी किसी एक धर्म को सपोर्ट करता है और दूसरे धर्म के प्रति उसकी नफरत को दिखाता है, तो तब ज्यादा और ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है। इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चे खोलने लगते हैं। तो ये सब आपको याद नहीं करना, याद सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है वो यहां से है, ठीक है। ऐसा तब होता है, यानी सांप्रदायिकता तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है। क्या पढ़ा आपने? सांप्रदायिकता का मतलब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म के विचारों से श्रेष्ठ माना जाता है। यानी जब लोग ये मानने लगते हैं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। तो सांप्रदायिकता का मतलब होता है जब लोग ये मानने लगते हैं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से ज्यादा अच्छा है। तो जब ये सोच आपके अंदर आ जाती है तो उसे बोलते हैं सांप्रदायिकता। इस प्रक्रिया में जब राज्य, यानी राज्य मतलब सरकार, अपनी सत्ता का इस्तेमाल, अपनी पावर का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट हो जाती है। यानी जब सरकार अपने पावर का इस्तेमाल किसी एक धर्म के लोगों के लिए करने लगता है, दूसरे के खिलाफ करने लगता है, तब ज्यादा प्रॉब्लम और ज्यादा उठ जाती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। यानी जब राजनीति को धर्म से जोड़ दिया जाता है तो वो सांप्रदायिकता कहलाता है। क्लियर हो गया? सांप्रदायिकता के ना हमने तीन पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट हमने पढ़ा जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, जब राज्य यानी गवर्नमेंट अपनी पावर का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करती है तब और ज्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है। राजनीति में धर्म की इस तरह, यानी राजनीति को धर्म से जोड़ना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। तो ये आपका पॉइंट नंबर जो हो जाएगा, ये कौन सा था? ये आपका 9 पॉइंट था। अब ये आपका पॉइंट नंबर 10 हो जाएगा, सांप्रदायिकता का अर्थ। सांप्रदायिकता में हमने 3 बातें जानी।
पहला कि जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, जब सरकार अपनी पावर का इस्तेमाल एक धर्म के पक्ष में करती है, दूसरे के खिलाफ करती है, और राजनीति को धर्म से जोड़ना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। नाउ अगला पॉइंट आता है सांप्रदायिक राजनीति क्या होती है। सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ क्या होता है, पॉइंट नंबर 11 हो जाएगा आपका। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, यानी धर्म से ही समाज बनता है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, यानी धर्म से ही सामाजिक समुदाय बनता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ना सांप्रदायिक राजनीति का मतलब, तो सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म से ही समाज का निर्माण होता है, और इस तरह के सोच रखने वाले जो लोग होते हैं ना, वो एक ही धर्म के होते हैं, एक ही धर्म में आस्था रखते हैं, एक ही समुदाय के होते हैं, और उनके मौलिक हित भी एक जैसे होते हैं, तो उसको बोलते हैं सांप्रदायिक राजनीति। आगे लिख सकते हो आप, इस सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। यानी सांप्रदायिक राजनीति में यह भी आता है कि इस सोच, यानी सांप्रदायिक सोच जो रखते हैं लोग, ये मानते हैं कि अलग धर्म के मानने वाले लोग हमारे समाज में शामिल नहीं हो सकते। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सांप्रदायिक राजनीति क्या, ये तो था सांप्रदायिक का अर्थ। सांप्रदायिकता अगर पूछा जाए ना केवल सांप्रदायिकता क्या होती है, तो फिर तो आपको ये बताना है। लेकिन सांप्रदायिक राजनीति क्या होती है, तो इसमें आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति वाले लोग जो है वो ये मानते हैं कि धर्म से ही समाज का निर्माण होता है, और इसमें सभी जो लोग होते हैं वो किसी एक खास धर्म के होते हैं, एक ही समुदाय के होते हैं, उनके मौलिक हित भी एक जैसे होते हैं। और इस सोच में यह भी बात शामिल है कि दूसरे धर्म के लोग आपके समाज में शामिल नहीं हो सकते। तो इस सोच रखने वाले लोगों को सांप्रदायिक राजनीति के अंदर लाया जाता है। अब सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। अब ये सांप्रदायिकता अगर राजनीति से जुड़ जाए ना, अगर सांप्रदायिकता राजनीति से जुड़ जाए तो ये बहुत खतरनाक होता है। और सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। कौन कौन सा रूप धारण कर सकती है, तो ये पॉइंट नंबर 12 होगा कि सांप्रदायिकता राजनीति में कौन कौन से रूप, यानी किस प्रकार के रूप धारण कर सकती है। पहला पॉइंट, इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल होती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, पहले क्वेश्चन को क्लियर करिए कि सांप्रदायिकता राजनीति में कैसे दिखाई देता है, या सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूपों में धारण कर सकती है, वो कैसे। तो इसमें आपको दिखाई देगा कि धार्मिक पूर्वाग्रह जो पहले से चले आ रहे, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं कि भाई आप इस धर्म से हो तो आप ये मानते होंगे, आप ये खाते होंगे, आप ये पहनते होंगे वगैरह, और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ की मान्यताएं शामिल होती है। यानी इसमें राजनीतिक, जब सांप्रदायिकता राजनीति से जुड़ जाती है ना, तो इसमें लोग अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने लगते हैं। दूसरा, सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीति प्रतिनिधित्व स्थापित करने के फिराक में रहते हैं। यानी जो लोग सांप्रदायिक सोच के होते हैं ना, वो पता है क्या चाहते हैं कि उनके धार्मिक समुदाय के लोग ही राजनीति में आए, पॉलिटिकल पार्टीज में आए, बड़े बड़े पोस्ट पर आए, वही राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, एमएलए बने, एमपी बने, वही जीते चुनाव। तो जो सांप्रदायिक चुनाव के, जो सांप्रदायिक सोच के लोग होते हैं, वो अपने धर्म समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहते हैं। वो चाहते हैं कि राजनीतिक तौर पर मेरे धर्म के व्यक्ति ही चुनकर आए। वो होते हैं सांप्रदायिक सोच के लोग। आगे तीसरा, थर्ड पॉइंट, हाँ जी, सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलाबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। यानी सांप्रदायिक के आधार पर अगर आप राजनीति कर रहे हो,
अगर सांप्रदायिक आधार पर अगर आप राजनीति कर रहे हो तो वो भी सांप्रदायिकता का एक दूसरा रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, जो हम अलग अलग धर्म के अलग प्रतीक होते हैं, किताबें होती हैं, धर्म गुरुओं, भावनाओं, अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बिठाने जैसे तरीकों का उपयोग होने लगता है। यानी जब सांप्रदायिकता राजनीति से जुड़ जाती है ना बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि जो पवित्र प्रतीक होते हैं अलग अलग धर्म के, उसका इस्तेमाल किया जाता है, धर्म गुरुओं का इस्तेमाल किया जाता है, भावनात्मक अपील होते हैं और अपने ही लोगों के मन में डर बिठाया जाता है दूसरे धर्म से। तो ये सब तब होता है जब संप्रदाय को राजनीति से जोड़ दिया जाता है। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार भी कराती है। तो जब कई बार संप्रदाय राजनीति से जुड़ जाता है और वो जब पीक पे होता है, सबसे ऊपर लेवल पे होता है, तो उस समय हिंसा होता है, दंगा होते हैं, नरसंहार आदि होते हैं। और देश में अलग अलग जगहों पर आप देखोगे तो ये होते रहते हैं। जब आप न्यूज सुनोगे तो आपको पता चलेगा। तो आपसे ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये आता है कि सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। वो कौन कौन सा रूप है जो सांप्रदायिकता राजनीति में धारण कर सकती है? तो इसमें क्या आता है कि धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनी धारणाएं प्रचार किया जाता है। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगते हैं। सांप्रदायिक सोच रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो राजनीति में चाहते हैं कि उसके धर्म का व्यक्ति ही राजनीति में चुनकर आए, तो वो सांप्रदायिक सोच के व्यक्ति होते हैं। इसके अलावा सॉरी बच्चों, एक मिनट, हाँ, वो सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलाबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा पहलू है। इसमें जो धर्म के पवित्र प्रतीक होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, किताबों का इस्तेमाल किया जाता है, धर्म गुरुओं का इस्तेमाल किया जाता है, भावनात्मक अपील किए जाते हैं, लोगों को डराया जाता है दूसरे धर्म के प्रति। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप धारण कर लेती है, इससे हिंसा, दंगा और नरसंहार आदि होते हैं। ठीक है, तो ये जो था ये पॉइंट नंबर आपका था 12, है ना, पॉइंट नंबर 12 था ये। अब आएगा पॉइंट नंबर 13, धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है। और इसके बारे में आप काफी हद तक 9th क्लास में पढ़ चुके हो। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी एक धर्म को प्रेफर ना करना। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है बच्चों? किसी एक धर्म को प्रेफर नहीं करना, यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये शॉर्ट मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष का। अगर आपने 9th क्लास में पढ़ी हो तो यही हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर पेपर में पूछा जाए धर्मनिरपेक्ष शासन, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है वगैरह वगैरह, तो आपको क्या क्या लिखना देखिए। भारतीय राज्य में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकृत नहीं किया है। यानी भारत सरकार कहती है कि हमारा अपना कोई धर्म नहीं है। आप पता करोगे तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म है, इंग्लैंड में ईसाई धर्म है। उन्होंने उसको ना दर्जा दे रखा है, पॉलिटिकल रूप से उनको दर्जा दे रखा है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में किसी भी धर्म को सरकार किसी एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं मानती, सभी धर्मों को बराबर ट्रीट करती है। भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। यही मैंने आपसे कहा कि भारत का जो संविधान है वो किसी एक धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आजादी देता है। आप कोई भी धर्म अपना सकते हो और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है। यानी धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव अगर होता है आपके साथ तो संविधान उसकी मना करती है, कानून रूप से आप कार्रवाई कर सकते हो। आगे, संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को यानी सरकार को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। जो हमारा संविधान है ना, वो धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए, यानी सभी समुदाय, सभी जो धर्म के लोग हैं वो एक साथ रह सकें, इसके लिए सरकार जो है वो दखल कर सकती है, उसको अधिकार है, संविधान उसको अधिकार दे रखा है। जैसे छुआछूत की इजाजत नहीं देती, जो संविधान है वो छुआछूत की इजाजत नहीं देती है। पहले समस्या थी कि जो बड़े जाति के लोग थे वो छोटी जाति को अपने से दूर रखते थे, उस प्रथा को छुआछूत कहते थे कि वो हमसे छू ना ले, हमें टच ना कर दे, तो उसे छुआछूत कहते थे। तो संविधान ने बिल्कुल मना कर दिया, अब ऐसा नहीं है। और कानूनी रूप से अगर आप पता करोगे तो सख्त सजा दी जाती है अगर कोई ऐसा करता है तो। ठीक है, तो अगर आपसे बच्चों पेपर में पूछा जाता है ना
कि भाई धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब क्या है, धर्मनिरपेक्ष शासन का अर्थ क्या होता है, अगर ये आपसे पूछा जाता है तो आप आंसर दोगे कि भारतीय राज्य ने किसी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकृत नहीं किया है, यानी भारत सरकार ने किसी एक धर्म को नहीं अपनाया है। भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की पूरी आजादी देता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को असंवैधानिक मानता है और संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार भी देता है, जैसे छुआछूत की इजाजत नहीं देती हमारा संविधान। तो अगर पेपर में आपसे पूछा जाए ना कि भाई धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है, तो ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं, ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं धर्मनिरपेक्ष शासन में। ठीक है, यहां आपका जो पॉइंट नंबर बी था ना वो कंप्लीट होता है। आपको याद है इस चैप्टर में 3 पॉइंट थे। सबसे पहले हमने लैंगिक मसले समझे, सबसे पहले जो पुरुष और स्त्रियों में जो भेदभाव होता है हमारे समाज में वो जाना। दूसरा हमने धर्म के बारे में जाना, जो देश में अलग अलग लोग अलग अलग धर्म मानते हैं उसका राजनीति पर क्या इंपैक्ट पड़ता है उसके बारे में जाना। अब लास्ट बचा है हमारा जाति। अब हम जाति के बारे में जानेंगे और जाति का हमारी राजनीति में क्या इंपैक्ट पड़ा है हम इसके बारे में जानेंगे। तो यहां से आपका ना बच्चों सी पार्ट स्टार्ट होता है, आपका लास्ट टॉपिक आता है ये इसके बारे में, जाति और राजनीति, यानी अलग अलग जाति और उसका राजनीति पे क्या इंपैक्ट पड़ता है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की 2 अभिव्यक्तियां देखी। हम पहले 2 चीज पढ़ चुके हैं, एक लैंगिक बारे में पढ़ा था आपने और दूसरा धर्म के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो। इसमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक है तो दूसरी नकारात्मक या नुकसानदेह है, मतलब दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं पॉलिटिक्स पर, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ए और बी पार्ट। आइए अब अंतिम प्रमुख विभाजन यानी जाति और राजनीति पर चर्चा करें। अब हम बच्चों जाति के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा सी पार्ट है और उसका हमारे पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष के बारे में यहां पर बात करेंगे। देखिए सबसे पहला आता है जातिगत असमानताएं होती क्या है। जातिगत असमानता का मतलब होता है एक जाति का दूसरे जाति के बीच में अंतर। अब अगर आप थोड़ा सा भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ोगे तो पहले भारत में जाति के ऊपर बहुत भेदभाव था, हर एक जाति दूसरे जाति को अपने से उच्च समझता था। ये शुरू से होता आ रहा है, डे बाय डे इसका प्रभाव कम हो रहा है लेकिन पहले ये प्रभाव बहुत ज्यादा था। तो पहले हम जानते हैं कि जातिगत असमानताएं होती क्या है। जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। देखिए लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है। अगर लिंग के विभाजन की बात करें, धर्म की विभाजन की बात करें तो ये तो पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन जाति वाली जो कॉन्सेप्ट है ना वो केवल इंडिया वालों के पास ही है। तो जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है और किसी समाज में और किसी देश में जाति का जो विभाजन है ना वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक ना एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। अब आप देखोगे कि हर एक जाति अपने जाति के अनुसार ना कोई काम करता है, तो उनमें आपको श्रम का विभाजन भी दिखाई देगा। यानी पर्टिकुलर कोई जाति होगी ना वो उसी प्रकार का काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। आप देखोगे कि उनका जो काम है, यानी जातियों का आप पर्टिकुलर जाति के बारे में देखोगे तो उनका जो पेशा है ना, यानी काम जो है वो परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और अस्थायी रूप है। यानी जातिवाद में आप जरूर देखोगे कि एक जाति के जो लोग हैं वो अधिकतर काम उसी प्रकार के होंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा कि भाई आप अग्रवाल हो, गोयल हो, तो इन्हें एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया कि ये बनिया जाति के, उनका काम होता है व्यापार करना। तो आपने भी इस चीज महसूस किया होगा कि इसमें अधिकतर कोशिश की जाती है कि इनको बिजनेस सिखाया जाए। अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से यह एक खास अर्थ में भिन्न है। चलिए हमें याद ये केवल ये पॉइंट करना है कि जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट,
इसमें पेशा के वंशागुण विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। यानी जो पेशा है वो तो वंशागुणत होगा ही होगा, यानी जो काम धंधा है वो तो ट्रांसफर होगा ही होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, लेकिन साथ में उनके रीति रिवाज भी अपने खुद के अलग होते हैं। यानी एक जाति के जो रीति रिवाज है वो दूसरे जाति के रीति रिवाज से थोड़े अलग होंगे। तो पेशा तो ट्रांसफर होता ही है, काम तो ट्रांसफर होता ही है, साथ में उनके जो रीति रिवाज है वो भी ट्रांसफर होते हैं। एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं, साथ ही उनके एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। तो वही बात कह रहा आपसे कि उनके पेशे तो मिलते जुलते होते हैं, यानी एक ही जाति के लोग आपको दिखाई देंगे कि उनके काम धंधे सेम होंगे और उनको एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में उनको देखा जाता है। उनका नाम दे दिया गया कि भाई ये इस समुदाय का है या इस जाति का है, ये इस समुदाय है, ये इस जाति का है, इनका काम ये है, अधिकतर लोग इन्हीं कामों को करते हैं वहां पर। तो एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशे के तो करते ही हैं, साथ में उनको एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। अगला पॉइंट, उनमें आपस में ही रोटी बेटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध रहता है। तो यही तो सामाजिक असमानता है कि अगर उनके खान पान की बात करें और शादी की बात करें तो उनके अपने समाज में ही होता है। अन्य जाति समूह में उनके बच्चे की ना तो शादी हो सकती है और ना महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामाजिक आयोजनों में उनकी पात में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। यानी वो अपने ही जाति में शादी करना पसंद करते हैं, अपने ही समुदाय में शादी करना पसंद करते हैं। तो ये जो है वो सामाजिक असमानता के अंदर आता है। तो सामाजिक असमानता में सबसे पहले पॉइंट हमने जाना कि जाति पर आधारित जो विभाजन है वो सिर्फ भारतीय समाज में देखने को मिलता है। दूसरा, इसमें पेशा तो वंशागुणित होता ही होता है, मतलब जो जॉब है वो तो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होता ही होता है, लेकिन उनके रीति रिवाज भी ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। एक जाति के समूह के लोग आपको मिलते जुलते काम करते हुए दिखाई देंगे और उनको एक सामाजिक समुदाय का रूप में देखा जाता है, मतलब उनको एक नाम दे दिया गया। इनमें आपस में ही रोटी और बेटी जो होती है वो एक्सचेंज होती है, यानी आपस में बैठ के रोटी खाएंगे और आपस में ही शादियां होंगी, यानी एक ही समुदाय के लोग आपस में जो शादी होते हैं वो रीति रिवाज जो होते हैं वो एक ही समुदाय के लोग आपस में करना पसंद करते हैं। अब यहां पर एक नया टॉपिक आता है, वर्ण व्यवस्था। ये वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या है, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो पहले वर्ण व्यवस्था में आपको बता देता हूं। वर्ण व्यवस्था का मतलब है, देखिए कोई जाति हम ले लेते हैं, 4 जाति है, 1 2 3 4। तो एक जाति को माना जाता है ये उच्च जाति है, उससे निम्न जाति है, उससे निम्न जाति है, उससे निम्न जाति है। तो जब जातियों को क्रमागत रूप से लगा दिया जाता है तो इसको वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो इसकी परिभाषा यहां आपको मिलेगी, जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति के समूह के लोग क्रमागत के रूप में उसके नीचे रहेंगे। तो जब एक जाति के लोग ऊपर माने जाते हैं और दूसरे जाति के लोग नीचे माने जाते हैं, तो ये जातियों का जो पदानुक्रम विभाजन है, जब जातियों को पदानुक्रम हिस्सों में बांट दिया जाता है तो उसको बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। जाति समूहों का पदानुक्रम मतलब स्टेप वाइज जब जातियों को बांट दिया जाता है, जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे और अन्य जाति जो होंगी वो सामाजिक पायदान में नीचे होंगी। तो जब जातियों को क्रमागत रूप से बांट दिया जाता है तो उसको वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया है। तो ये अगर पेपर में है ना वर्ण व्यवस्था, तो आपको ये बताना है कि जब जातियों को पदानुक्रम बांट दिया जाता है जिसमें एक जाति के लोग को उच्च माना जाता है, दूसरे जाति के लोगों को निम्न माना जाता है, इसको वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया है। अब वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए, क्योंकि इससे समाज में आपको भी पता है आज के मॉडर्न टाइम में इससे समाज में विभाजन उत्पन्न होता है, तो इस वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए बहुत सारे स्टेप गवर्नमेंट उठा रही है और हमारे जो नेता थे, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए ताकि वर्ण व्यवस्था समाज में कम हो सके। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वर्ण व्यवस्था को कम कैसे किया गया या कौन से स्टेप उठाए गए या भारत में वर्ण व्यवस्था कैसे कम हुआ। क्योंकि पहले आप पता करोगे कि शुरुआत में वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा थी,
आज से 100 साल पहले का व्यक्ति अगर आज आ जाए किसी तरीके से तो वो आश्चर्यचकित हो जाएगा, क्योंकि पहले वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज के युग में ये बहुत कम हो रहा है। तो इसमें किसका रोल है, ये वर्ण व्यवस्था कम क्यों हुआ, सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए वगैरह आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें हम आपको आंसर देना, आपको ज्योतिबा फूले जो बहुत फेमस नेता है, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर जी और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे नेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उनके लिए काम किया। यानी जो हमारे बड़े बड़े नेता थे, चाहे वो ज्योतिबा फूले जी थे, महात्मा गांधी जी थे, डॉक्टर अंबेडकर जी थे, पेरियार रामास्वामी नायकर जी थे, इन सभी राजनेताओं ने, समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए बहुत सारे स्टेप उठाए, लोगों को एजुकेट किया, लोगों को बताया कि ये चीज सही नहीं है। इसके अलावा भी सामाजिक आर्थिक बदलाव के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। अगर आज की जाति व्यवस्था को कंपेयर करेंगे हम 100 साल पहले की जाति व्यवस्था से, तो बहुत अंतर मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब सामाजिक आर्थिक बदलाव हो रहा है। जिसको कभी निम्न जाति माना जाता था, उनकी आर्थिक स्थिति अब सुधर रही है। तो जब आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो ये जो गैप है ना बढ़ता जाएगा। तो सामाजिक और आर्थिक बदलाव के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। आर्थिक विकास, शहरीकरण, अब देखिए ये मेन पॉइंट है कि किस कारण से भारत में जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था कम हुई है। वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण भारत में जो वर्ण व्यवस्था है या जातिगत व्यवस्था है वो डे बाय डे कम हुआ है। तो उसमें आर्थिक विकास का नाम आएगा, शहरीकरण का नाम आएगा, साक्षरता बढ़ी है भारत में, शिक्षा का विकास हुआ है, पेशा चुनने की आजादी मिली है लोगों को, गांव में जमींदारों व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। तो जैसे जैसे लोगों में आर्थिक विकास हो रहा है, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, साक्षरता और शिक्षा का विकास हो रहा है, अब लोगों को पेशा चुनने की आजादी प्राप्त हो रही है, गांव में जमींदार व्यवस्था जी वो कमजोर पड़ती जा रही है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो जाति व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, वो कम होती जाएगी। इसके अलावा संविधान में भी किसी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। यानी हमारा संविधान भी कहता है कि हम जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये सरकार ने स्टेप उठाए कि जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए कानून बनाया। तो बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार वो कौन कौन से कारण थे जिसके कारण भारत में वर्ण व्यवस्था या जातिगत व्यवस्था कमजोर पड़ी है। तो आपको आंसर देना है ज्योतिबा फुले जी, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे राजनेता और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात कही और उनके लिए काम किया। वो चाहते थे कि समाज में ये प्रथा खत्म हो। सामाजिक आर्थिक बदलाव के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है और मेन कारण है आर्थिक विकास होना, शहरीकरण का बढ़ना, साक्षरता और शिक्षा का विकास होना, पेशा चुनने की आजादी होना, गांव में जमींदारी प्रथा का कमजोर पड़ना, ये सब मेन कारण है जिसके कारण भारत में जो जातिगत व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, वो कमजोर हुई है। और संविधान में भी किसी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया है। यानी भारत सरकार ने कानून बना दिया है कि जाति के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि जातिगत व्यवस्था डे बाय डे कम क्यों हुई है, कौन कौन से स्टेप उठाए गए हैं। नाउ लेकिन क्या आप ये खुद सोचो, जब आप गांव घर जाते हो, क्या सच में जाति व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हुई है? तो उसका आंसर क्या लिखोगे? नहीं। समकालीन भारत में जाति प्रथा विदा नहीं हुई है, कम तो हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है। दोनों में फर्क है। भारत में जातिगत व्यवस्था कमजोर तो पड़ी है लेकिन खत्म नहीं हुई है। तो आप ये कैसे कह सकते हो? इसका सबूत क्या है, इसका प्रूफ क्या है कि आपसे पूछा जाएगा कि समकालीन भारत में जाति प्रथा विदा नहीं हुई है, स्पष्ट कीजिए। तो आप क्या स्पष्ट करोगे? जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू आज भी बरकरार हैं। पहला पॉइंट आप ये लिखोगे कि जो व्यवस्था पहले थी उसके कुछ पार्ट आज भी मौजूद हैं। अभी भी ज्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है।
ये तो आप और मैं रोज देखते हैं डेली लाइफ में अपने समाज में कि आज भी लोग अपने ही समाज में, अपने ही जाति में शादी करना पसंद करते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, कमजोर तो पड़ी है। शहर वगैरह में तो लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन गांव वगैरह में भी अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और उनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। यानी पहले जिन जातियों का पढ़ाई लिखाई पर कब्जा था, आज भी आधुनिक भारत में अधिकतर पढ़ाई लिखाई जैसे मामलों में उन्हीं जातियों का कब्जा है। तो बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना बेटा कि समकालीन भारत में जाति प्रथा विदा नहीं हुई है, यानी भारत में पूरी तरह से जाति व्यवस्था खत्म नहीं हुई है, स्पष्ट कीजिए। तो आप बताओगे कि जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू आज भी मौजूद हैं। अभी भी ज्यादातर लोग अपनी ही जाति में शादी करना पसंद करते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद भी छुआछूत जैसे जो प्रथा थी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। जिन जातियों का पहले से पढ़ाई लिखाई पर का चलन मौजूद था, उनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक भारत में भी आज भी उन्हीं का शिक्षा में बोलबाला है। तो ये प्रूफ है, ये सबूत है, ये बताने के लिए कि भारत में अभी भी जातिगत व्यवस्था पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। मैं फिर से कह रहा हूं, इन सब कारणों से जातिगत व्यवस्था कमजोर पड़ी है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से जातिगत व्यवस्था खत्म नहीं हुई है। तो ये स्पष्ट करता है एग्जाम्पल कि भारत में अभी भी जातिगत व्यवस्था पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। नाउ अगला आते हैं राजनीति में जाति। राजनीति में भी जाति का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले तो आपको उसका मतलब बता देता हूं कि राजनीति में जाति का मतलब क्या है। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? इस राजनीति में आपसे पूछेगा राजनीति में जाति का क्या अर्थ होता है, तो इस चिंतन की पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग, एक ही जाति के जो सारे लोग हैं, वो सब मिलकर एक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उसका नाम रख देते हैं। कोई भी सामाजिक समुदाय का नाम रख देते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं। वो जो समाज वो बनाते हैं एक ही जाति के लोग, उनका हित एक जैसा होता है और दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं रहता। और उधर दूसरी जाति के लोगों ने जो ग्रुप बनाया, इनका आपस में कोई मेल नहीं रहता। तो उसको बोलते हैं राजनीति में जाति। राजनीति में जाति का मतलब है जब बहुत सारे लोग मिलकर, एक ही जाति के लोग मिलकर एक अपना समुदाय बनाते हैं और इस समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के लोगों से कोई मतलब नहीं होता है, उसे बोलते हैं राजनीति में जाति। अब राजनीति में जाति के अनेक रूप आपको देखने को मिलेगा। तो वो कौन कौन से रूप हैं? तो राजनीति में जाति के अनेक रूप ले सकती है। राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। वो कौन कौन से रूप ले सकती है? अब ये पॉइंट पढ़ने से पहले एक शहरीकरण वर्ड पढ़ लेते हैं कि शहरीकरण का मतलब क्या होता है। वैसे तो हम सबको मोस्टली पता है, ये वर्ड बड़ा सिंपल है कि ग्रामीण इलाकों से, गांव से निकलकर लोगों का शहर में बसना। जब लोग ग्रामीण इलाकों से निकलकर शहर में बस जाते हैं तो उसको शहरीकरण बोलते हैं। जो शहर है उसकी जो संख्या है आजकल वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण इलाकों से लोग निकलकर शहर में आ रहे हैं, तो इसी को शहरीकरण का नाम दिया गया है। ठीक है, ये अलग से परिभाषा कर लेना। ना वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। राजनीति में जाति के अनेक रूप ले सकती है। कौन कौन से रूप ले सकती है? पहला, जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करती है तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है। जी हां, ऐसे ही टिकट नहीं दे देगी कोई पार्टी आपको। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवार का नाम तय करती है ना, तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। तो ये पहला रूप है कि किस प्रकार राजनीति में जाति का इस्तेमाल हो रहा है कि पार्टियां किसी एक व्यक्ति को जो टिकट देगी ना, वो इस आधार पे देगी कि उसके क्षेत्र में इस जाति के कितने % लोग रहते हैं। क्योंकि आज भी भारत में लोग जो होते हैं वो अपने ही जाति के लोगों को वोट देना पसंद करते हैं और ये बात राजनीतिक पार्टियों को अच्छे से पता है।
तो जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करती है तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, जब सरकार का गठन किया जाता है, चलो जी अब गवर्नमेंट आपकी बन गई, आप कोई ए पार्टी हो, आपने गवर्नमेंट बना ली, तो जब सरकार का गठन होता है ना तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीले के लोगों को उचित जगह दिया जाए। जी हाँ, मान लीजिए आपकी एक राज्य में पार्टी है और वो सरकार बना ली आपने जी, तो सरकार बनाने के बाद भी आप जो मंत्री अपॉइंट करोगे ना, कोई शिक्षा मंत्री होगा, कोई परिवहन मंत्री होगा, कोई अलग मंत्री होगा ना, तो उसमें भी आप जाति का ध्यान रखोगे। ऐसे ही नहीं जिस मर्जी को आप जो मर्जी उठा के दे दोगे कि भैया तू संभाल, चाहे उसकी क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो। जाति का बड़ा ध्यान रखा जाता है ताकि इलेक्शन में फायदा हो, अगले इलेक्शन में फायदा हो। तो जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीले के लोगों को उचित जगह दे पाए। तो इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदा यह है, एक बात बताओ, कोई एक जाति है, अगर इसकी जाति के नेता बना देंगे तो कम से कम अगर अपने जाति पे ध्यान तो देगा, अरे किसी और पे ध्यान नहीं देगा, अपनी जाति के लोगों को ध्यान देगा ना। तो वो जो जाति था, जो बहुत पिछड़ा था, जो बहुत पिछड़ी जाति थी, उसका अगर लीडर बना देंगे तो अपनी जाति को ऊपर उठाने की कोशिश तो करेगा, तो इससे बाकी जातियों की बराबरी होगी, तो ये भेदभाव कम होगा। तो ये फायदे भी हैं इसके। और नुकसान तो आप देख ही रहे हो कि अलग अलग जातियों में इस बात को लेकर चिंता होती है कि आपस में लड़ने लग जाए। तो राजनीतिक पार्टी भी इस बात का ध्यान रखती है कि जिस चुनाव क्षेत्र में वो लड़ रहे हैं उसमें कितने % लोग किस जाति के हैं, और सरकार बनने के बावजूद भी ध्यान रखती है कि वो जो नेता बनाएंगे वो अलग अलग जातियों के होने चाहिए। और भी रूप आपको दिखाता हूं राजनीति में जाति का। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं और जो उनके उम्मीदवार होती हैं वो समर्थन हासिल करने के लिए, जीतने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं कि भाई तुम इस जाति के हो और मैं भी इसी जाति का हूं, मुझे वोट दो, हम सब पिछड़े हुए हैं, तुम्हें दबाया गया है, मैं भी इसी जाति का हूं, मुझे वोट दो, मुझे जिताओ। तो वो उनकी भावनाओं को उकसाते हैं ताकि उनको वोट मिल जाए। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार होता है वयस्क व्यक्ति को, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार। और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें कभी अभी तक छोटा और नीच माना जाता था। सार्वभौमी वयस्क मताधिकार ये एक ऐसा अधिकार है जिसमें हर एक वयस्क व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। तो इससे फायदा क्या हुआ, उन जातियों को फायदा हुआ जिनको पहले बहुत छोटा और नीच माना जाता था, उनको भी वोटिंग राइट मिला। तो उनको वोटिंग राइट मिलने से क्या फायदा हुआ कि अब जो राजनीतिक पार्टियां उन पे ध्यान देती हैं, पहले उनको बहुत नीच माना जाता था, उनको बहुत छोटी जाति माने जाता थी, तो उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता था। अब जब से वोटिंग राइट मिली है तो चाहे आप उच्च जाति के हो या निम्न जाति के हो, वोट तो आपका एक ही काउंट होगा। तो सभी राजनीतिक दल अब जो पिछड़ी जाति जिसे माना जाता था, निचली जाति माना जाता था, अब उनको वोट पाने के चक्कर में उनको अपने साथ रखती है। तो समाज में ये तो फायदा हुआ ना कि अब दोनों जो अलग अलग जाति के लोग थे उनको बराबर की वैल्यू मिलने लगी। तो ये आपसे अगर पूछा जाए ना एग्जाम के अंदर कि राजनीति में जाति के कौन कौन से पहलू आपको दिखाई दे रहे हैं, आप जाति, राजनीति में जाति किस किस रूप में देखने को मिलता है, तो पहले तो राजनीति में जाति का आपको मतलब बताना है कि भाई एक ही समुदाय के लोग, एक ही जाति के लोग एक समुदाय बनाते हैं और उनको दूसरे समुदाय से कोई मतलब नहीं होता। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं, इन सबके हित एक जैसे होंगे, और दूसरी जाति के लोग यानी ये वाले लोग से उनके हितों का कोई मेल नहीं खाता। राजनीति में जाति के अनेक रूप देखने को मिलता है। कौन कौन से रूप, जब पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो उम्मीदवारों का नाम जब तय करती है तो ध्यान रखती है कि चुनाव क्षेत्र में जिसको उम्मीदवार बना रही है उसमें जातियों का हिसाब रखना पड़ता है कि उस जाति के कितने % लोग हैं, उसी हिसाब से उसको इलेक्शन में खड़ा किया जाएगा। जब सरकार का गठन होता है तो राजनीति इस बात का ध्यान रखती है कि विभिन्न जातियों के लोग जो हैं वो आ पाए, उनके नेता बनाया जाता है उनको। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियां जो उम्मीदवार होते हैं वो समर्थन हासिल करने के लिए, जीतने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार से जब से आया है और एक वोट एक व्यक्ति का ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, तब से जिन जातियों को बहुत नीचा या छोटा माना जाता था अब उनकी वैल्यू बढ़ी है।
क्लियर हो गया? नाउ, चुनाव जातियों का खेल है, यह बात सच नहीं है। अब इन सब कॉन्सेप्ट से ऐसा लगता है कि हम चुनाव करा ही क्यों रहे हैं? जब जातियों के हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है तो इलेक्शन हो क्यों रहा है? ऐसा नहीं है बच्चों। हाँ, जातिगत जो भावनाएं हैं वो भारत के इलेक्शन में इंपैक्ट करती है, लेकिन पूर्णतः सच बात नहीं है ये। यही बात अगला टॉपिक है कि चुनाव जातियों का खेल है, ऐसा सच नहीं है। ऐसा नहीं है कि चुनाव केवल जातियों का खेल है, यहां पे जातियों का सिलेक्शन हो रहा है। ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। स्पष्ट कीजिए कैसे? चुनाव जो है जातियों का खेल है, यह बात सच नहीं है। पूछा जाएगा आप कैसे कह सकते हो कि चुनाव जातियों का खेल नहीं है, जब सब कुछ भाई इलेक्शन में आपको टिकट मिल रहा है जाति के हिसाब से, नेता बन रहे हो आप जाति के हिसाब से, वोट मांग रहे हो आप जाति के हिसाब से, तो चुनाव तो जातियों का हिसाब किताब हो गया। लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है, आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। कैसे? तो अब बताएंगे कि ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। जो जातिगत व्यवस्था है वो इंपैक्ट करता है इलेक्शन पे, ऐसी बात नहीं है, बट ये पूरी तरह से इंपैक्ट नहीं करता। कैसे? आइए समझाता हूं। देश में किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। देखो कितना अच्छा पॉइंट बोला है। ये चुनाव क्षेत्र है आपका, जहां भी आप रहते हो। आप खुद बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि मैं केवल एक जाति के लोगों को खुश कर लूं और बाकी जातियों को नाराज करके इलेक्शन में जीत जाऊं? ऐसा तो पॉसिबल है ना। पॉसिबल कब होगा? जब मैं अधिकतर जाति के लोगों को अपने साथ लेकर चलूंगा। तो यही तो पॉइंट कह रहा है। देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। कोई व्यक्ति चुनाव तभी लड़ सकता है या जीत सकता है जब वो अधिकतर जातियों का भरोसा जीत ले। दूसरा, कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। ऐसा भी नहीं है कि ये कोई जाति है और वो आंख बंद करके किसी एक पार्टी को जाके जाके वोट देंगे, ऐसा भी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? कोई एक जाति है, मान लीजिए ए, तो उस समुदाय के, उस जाति के जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देंगे। हाँ, ये बात सच है कि हो सकता है कि उसमें अधिकतर लोग इस पार्टी को पसंद करें हो, लेकिन सभी पसंद नहीं करेंगे इसको। क्लियर हो गया? ये आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते होंगे। इसके लिए आपको एसएसटी से रटने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास की चीजों को देखो। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोग का प्रभुत्व माना जा रहा है तो उनके अनेक पार्टियों को उसी जाति के उम्मीदवार खड़ा करने में कोई रोक नहीं सकता। क्या मतलब हुआ सर? चलिए मान लीजिए आपका चुनाव क्षेत्र है और यहां पर आपके जाति का परसेंटेज ज्यादा है। लो जी, ये आपके जाति के लोग हैं। समझिए मेरी बात को, आपके जाति का जो लोग हैं वो ज्यादा है, ठीक है। अब राजनीतिक पार्टियां भी बहुत तेज हैं, बहुत चालाक हैं। वो कहेगी जब इसी जाति के ज्यादा लोग हैं तो सभी राजनीतिक पार्टियां क्या करेंगी? इसी जाति के उम्मीदवार को खड़ा कर देंगी, यानी जाति में आपस में ही लड़ने लग जाएंगे। ये समझ रहे हो मेरी बात को? जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है वो उम्मीदवार भी इसी जाति के लोगों को खड़ा कर देंगी। अब आपके पास अपनी जाति की ही 4 चॉइस हो गई, तो अब भेदभाव हो गया ना, अलग अलग हो गया ना कॉन्सेप्ट। तो अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टी को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई नहीं रोक सकती। तो किसी चुनाव क्षेत्र में मान लो किसी एक पार्टी का, किसी एक जाति का प्रभुत्व भी है, तो सारी पार्टियां उसी जाति के लोगों को उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर देती है ताकि वो वोट जो है वो बढ़ जाए। तो आखिरकार इसका जो प्रभुत्व था वो कम पड़ गया क्योंकि इनके वोट आपस में बढ़ जाएंगे। और देखिए, हमारे देश में सत्तारूढ़ दल, यानी सत्तारूढ़ दल वो होता है जो इलेक्शन जीतती है, जो सरकार बनाती है, वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। देखिए, हमारे देश में जो सत्तारूढ़ दल है, वर्तमान सांसद है, विधायक है, ये भी तो चुनाव हारते हैं। अगर सब कुछ जाति से ही होता तो ये हार क्यों रहे? मेरी बात समझिए ना। जब ये जीत के आए थे
मान लीजिए जीत के आए थे, किसी एक जाति ने इनको प्रेफर कर दिया, जीत गए, लेकिन अगली बार चुनाव हार भी तो जाते हैं। तो यही तो आपसे कहना चाहते हैं ये कि हमारे देश में जो सत्तारूढ़ दल है, वर्तमान सांसद है, विधायक है, ये भी इलेक्शन हारते हैं। अगर जातियों और समुदायों को राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा नहीं होता कि वो हार जाते, वो हर बार जीत के आते। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये तो मैं भी कह रहा हूं कि जाति का इंपैक्ट होता है, जाति का प्रभाव पड़ता है, किंतु दूसरे कारक भी इसके असरदार होते हैं। और भी फैक्टर होते हैं इलेक्शन के अंदर, केवल जाति ही इकलौता फैक्टर नहीं होता इलेक्शन में। क्लियर हो गया बेटा? बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि चुनाव जातियों का खेल है, ये सच है या नहीं है, तो आप बताओगे चुनाव जातियों का खेल नहीं है। फिर पूछेगा ऐसा आप कैसे स्पष्ट कर सकते हो, तो आप बताओगे किसी भी संसदीय चुनाव में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक से ज्यादा समुदाय को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकता कभी भी। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति का प्रभुत्व भी है तो सारे राजनीतिक पार्टियां उसी जाति के उम्मीदवार को खड़ा कर देते हैं। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल, वर्तमान सांसद, विधायकों को भी हार का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रूफ है कि अगर वो हार रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक समुदाय के लोग हर बार उसको नहीं जिताएंगे, वो परमानेंट चॉइस नहीं हो सकता व्यक्ति। स्पष्ट है चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारक भी उतने ही असरदार होते हैं। क्लियर हो गया? मतलब जाति इंपॉर्टेंट तो है, प्रभावशाली है। आज भी भारत के इलेक्शन में, चुनाव में जाति का प्रभाव तो है, ये तो कोई नहीं मना कर सकता, लेकिन अकेला जाति ही सब कुछ होता है ऐसा नहीं है। नाउ जाति के अंदर राजनीति। अब अगला टॉपिक है कि जाति के अंदर भी राजनीति होती है। यहां पे तो था जी आपका राजनीति में जाति था। राजनीति वाले लोग जाति का इस्तेमाल कैसे करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग जातियों का इस्तेमाल कैसे करती है, लेकिन अब जाति के अंदर भी राजनीति है। अब एक ही जाति के हो, मान लो एक ही जाति के हो, लेकिन आपकी चॉइस तो अलग अलग है ना सर। तो जाति के अंदर राजनीति घुस जाती है कि एक ही जाति के लोग हैं, लेकिन ये बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, ये कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं, ये बीएसपी को पसंद कर रहे हैं, ये आरजेडी को पसंद कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियों को पसंद कर रहे हैं। तो जाति के अंदर भी राजनीति होती है। तो पहले तो इसका अर्थ पूछा जाएगा आपसे कि जाति के अंदर राजनीति का अर्थ बताइए। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। यानी राजनीति क्या करती है, जाति को भी, जो अलग अलग जातियां है ना, उनको राजनीति के अखाड़े में ले आती है। राजनीति जाति को राजनीति के अखाड़े में ले आती है। कैसे? एक ही जाति के लोग हो, मान लीजिए आप एक ही जाति के 1 लाख लोग हो, एक ही जाति के लोग रहते हो, लेकिन आपकी चॉइस तो अलग अलग है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी को पता है ये बात, आपको और मुझे नहीं, पॉलिटिकल पार्टी को भी पता है। तो वो उम्मीदवार आपकी जाति के खड़े करेंगे, लेकिन आपकी चॉइस तो अलग अलग है। तो आपकी जाति अब राजनीति के अंदर आ गई। तो यही आपसे कहना चाह रहा है कि राजनीति भी जातियों को, अलग अलग जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं है, जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। केवल राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं है, जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था, जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है, क्योंकि एक ही जाति में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है। तो अगर आपसे बच्चों इसका अर्थ पूछा जाए कि जाति के अंदर राजनीति, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि राजनीति जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर खड़ा कर देती है, और केवल राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। अब इसके लाभ क्या होते हैं, एक बात बताइए, ये जो हम अलग अलग जातियों की बात कर रहे हैं पूरे चैप्टर में, इसका लाभ क्या होता है? कुछ सकारात्मक प्रभाव भी तो होंगे ना इसके। अलग अलग जातियों के नुकसान तो बहुत हैं, वो तो हमने पढ़ लिए पहले कि जी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी
अलग अलग जातियों को प्रेफर करती है, तो आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई जी। लेकिन उसके सकारात्मक प्रभाव क्या है? तो सकारात्मक प्रभाव अब हम पढ़ेंगे कि राजनीति में जाति या जाति में राजनीति आने से पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है हमारे देश पर पॉलिटिक्स के अंदर। तो देखिए, हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, सही बात है, हर जाति अपने आप को बड़ा बनाना चाहती है। सो पहले वह अपने समूह की जिस पर जातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। पहले ये पॉलिटिकल पार्टी जिन जातियों को बहुत छोटा मानती थी, नीचा मानती थी, उनको अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, अब क्या करती है? उन्हें अपने साथ रखती है, क्योंकि उनसे भी तो उनको वोट चाहिए। तो हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है। सो पहले वह अपने समूह की जिस उप जातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, जिस जाति को वो छोटा बताती थी, नीचा बताती थी, अपने से अलग रखना चाहती थी, आज वो अपने साथ लाने की कोशिश करती है ताकि वो पॉलिटिक्स में उसका फायदा उठा सके। तो जो जाति बहुत नीचा माना जाता था, छोटा माना जाता था, उसको पॉजिटिव इंपैक्ट क्या मिला? अब उनको भी उभरने का अवसर मिला, क्योंकि उनको भी इक्वल राइट, वोटिंग राइट दिए गए। अगला, क्योंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है। किसी एक जाति से आप सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकते। समझ गए मेरी बात को, क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वो ज्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जाति को भी अपने साथ लाने की कोशिश करती है, और इस तरह उसके बीच संवाद और मोल तोल होता है। तो इससे क्या होता है? जाति आपस में मिलते हैं, उनके बीच जो गैप था वो भरता है। तो जातिगत राजनीति से लाभ है। मैंने लिख भी रखा है यहां पर, देखिए लाभ लिख रखा है जानबूझ के आपको समझाने के लिए कि जातिगत राजनीति, ये जो हम पढ़ रहे थे ना, जाति के अंदर राजनीति और राजनीति के अंदर जाति, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसके लाभ हैं कि जातियों के पॉलिटिकल के पॉजिटिव इंपैक्ट है हमारे, कि भाई पहले जिन जातियों को बहुत छोटा माना जाता था, नीच माना जाता था, आज उनको ये पॉलिटिकल पार्टी साथ में लेकर चलना चाहती है, क्योंकि उनको इलेक्शन में जीतना है। कोई भी अकेला जाति अपने दम पर इलेक्शन में कब्जा नहीं कर सकती किसी पावर को, तो वो दूसरी जाति को अपने साथ लेकर चलना चाहती है। इससे उनके बीच संवाद होता है, जो गैप होता है बढ़ता है। राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलाबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा, ये वर्ड आने शुरू हो गए कि ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, इनको दबाया गया है, तो इनको उभारने की कोशिश करो, तो ये वर्ड आए हैं, तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट है। आगे, राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती है। पहले जिन जातियों को वंचित रखा जाता था, नीचा समझा जाता था, उनकी बात कोई सुनता नहीं था। जब से राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं उत्पन्न हुई हैं, तो वो जो वंचित समुदाय है, कमजोर समुदाय है, वो भी अपनी बातें अब रख सकती हैं। उनके लिए भी गुंजाइश पैदा हुआ है कि वो अपनी बातों को कह सकती हैं। जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है। पहले जिन जातियों को पॉलिटिक्स से अलग रखा जाता था, अब वो जातियां, चाहे वो दलित हो या पिछड़ी जातियां हो, सत्ता पर पहुंचने का उनका रास्ता साफ हुआ है, और वो भी पॉलिटिकल पार्टी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। और जब वो पॉलिटिकल पार्टी में जीतकर आएंगे, तो उनके समुदाय के लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है। अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त
करने, उसके साथ ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके लिए जमीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, अनेक पार्टियां या गैर राजनीतिक संगठन क्या कर रही है, खास जातियों के लिए ताकि उनसे वोट मिल सके, भेदभाव समाप्त करने की बात कह रही है, सम्मानजनक व्यवहार करने की बात कर रही है, जमीन जायदाद की बात हो रही है कि उनके लिए भी अवसर उपलब्ध हो। तो उनकी मांगों को उठाया जा रहा है और इससे क्या हुआ कि जो पिछड़ी जातियां थी उनको भी बराबर का हक मिल सके। तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। जब से राजनीति में जाति का इस्तेमाल होने लगा है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भले ही एक जाति का भेदभाव करने का एक खेल हो, लेकिन समाज पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है कि जो पिछड़ी जाति जिनको माना जाता था अब उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये थे बच्चों आपके एनसीईआरटी के सारे पॉइंट। आप बिलीव मानिए इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ के जाना। अब लास्ट स्टेप हम बात करते हैं। मैं आपको ना इनके आंसर बताता हूं जल्दी जल्दी, हालांकि सब कवर कर चुका हूं मैं, फिर भी मैं एक बार ना जल्दी से आपको इनके आंसर बता देता हूं जो एनसीईआरटी क्वेश्चन के आपके आंसर है। हाँ जी, जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वो कमजोर स्थिति में होती है। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूं। शिक्षा के क्षेत्र में भारत में जहां पुरुषों की साक्षरता 76% है वहीं औरतों का 54% है। वर्तमान में भी बच्चों को स्कूल भेजने के मामलों में लड़कियों के ऊपर प्राथमिकता दी जाती है। भारत में आज भी ऊंचे वेतन वाले ऊंचे पदों पर पहुंचने वाले महिलाओं की संख्या बहुत कम, बता चुका मैं आपको ये सब बातें। इनके अलावा पुरुषों और महिलाओं के कार्य के घंटों में प्राय अंतर पाया जाता है। यहाँ औरतें पुरुषों की तुलना में रोजगार 1 घंटा ज्यादा करती है। मजदूरी अधिनियम के समान कार्य के लिए समान मजदूरी देने का उल्लेख है, परंतु आमतौर पर महिलाओं को पुरुषों से अपेक्षा कम मजदूरी मिलती है। ये सब आपको बता चुका मैं A to Z। जनसंख्या में लिंगानुपात में निरंतर कमी आती जा रही है जो वर्तमान में प्रति 1927 है। कई स्थानों पर यह 800 से भी नीचे चला गया है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण तथा उन पर होने वाले हिंसा की खबरें बढ़ती जा रही है। तो ये सब आप पहले पॉइंट में पढ़ चुके हो, याद करो आप, ये ए पार्ट का पॉइंट थी। सब विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और उनके साथ एक एक उदाहरण भी दें। तो आपको आंसर इसमें देना है। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति में धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनाई धारणाएं और धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल है। याद कीजिए ये टॉपिक सेम एज इट इज कराया था मैंने आपको। प्राय लोग अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व स्थापित करने के लिए प्रयास करते हैं। इनके फलस्वरूप जहां अधिक संख्या वाले समुदाय को कोशिश बहुसंख्यवाद का रूप धारण कर लेती है, वहीं अल्पसंख्यक समुदाय अपनी अलग राजनीतिक इकाई बनाने का प्रयास करता है। ये सब एज इट इज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आप जाके देखोगे सांप्रदायिकता वाले टॉपिक में सब आपको एज इट इज पढ़ाया था मैंने। सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है संप्रदायों के आधार पर राजनीतिक गोलाबंदी करना। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों के बात उठाने जैसे तरीकों का अक्सर उपयोग किया जाता है। कई बार सांप्रदायिक भाव भयावह रूप धारण कर लेती है, जो मैंने आपको बताया था, हिंसा, दंगा, नरसंहार होते हैं। तो भारत पाकिस्तान विभाजन के समय ऐसा ही हुआ था। तो ये सब आप देखिए, ये सारे आंसर बच्चों ये आपके एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं, कोई अलग से आंसर नहीं आते, सब कुछ बुक से ही होता है। बताइए कि भारत में किस तरह से अभी भी जातिगत असमानताएं होती हैं। तो आज भी लोग अपने ही जाति में व्यवहारिक संबंध रखना चाहते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद भी छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। लोग आज भी अपनी जाति के उम्मीदवार को चुनाव में वोट डालना पसंद करते हैं। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। औसत आर्थिक हैसियत के अनुसार आज भी ऊंची जाति के लोग की आर्थिक स्थिति सबसे ऊंची है, जबकि इसी की तुलना में अन्य पिछड़ी जातियों की आर्थिक स्थिति अभी भी खराब है। 2 कारण बताइए कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। तभी तो मैंने आपको बताया था, देखो ये पेज मेरे पर खुला हुआ है, ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक संसदीय समुदाय में ऐसा नहीं है कि आपको एक जाति के वोट मिल जाएगी तो आप चुनाव जीत जाओगे, और किसी भी पार्टी एक जाति का सारा वोट उसको नहीं मिलता है। तो ये सब आपको पॉइंट बताने हैं। तो 2 पॉइंट पूछ रहा है, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ये सब आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो।
तो इसमें यही आंसर देना है जो मैंने आपको बताया था। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? तो इसमें आपको बताना है कि भाई उनका जो 5 से 10% मैंने आपकी बात बताई थी 2014 के चुनाव में 12% जीत के आए हैं, याद है ना आपको? ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। एनसीईआरटी से आंसर दिया करो आप, इससे बेहतर आंसर कुछ नहीं है। देखो ये रहा, ये पॉइंट आपको लिखना है जिसमें उनका परसेंटेज बहुत कम है। 2014 में 12% था, राज्यों की विधानसभाओं में 5% है, और कभी कभार प्रधानमंत्री बन भी गई और मुख्यमंत्री बन भी गई महिला, तो मंत्रिमंडल में पुरुषों का वर्चस्व रहा है। नगर पालिका और पंचायती राजों में 1/3 सीट आरक्षित है। तो ये सारे पॉइंट बताने, 1 2 3 4 5, ये सारे मिलाकर 5 पॉइंट हो जाएंगे। ये सारे पॉइंट बच्चों आपको यहाँ पे लिखने हैं, ये वाले पॉइंट, ठीक है? तो इसका आंसर आपको मिल गया। इन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। तो धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है, देखो ये रहा धर्मनिरपेक्ष देश। ये देखिए सब कुछ आपको पहले करा दिया, ये रहा धर्मनिरपेक्ष के बारे में, ये रहा टॉपिक धर्मनिरपेक्ष शासन, और ये रहा पॉइंट भारत किसी भी एक धर्म को अपना अंगीकृत नहीं करता है, भारत का संविधान सभी धर्म को बराबर मानता है। तो ये सब जो था ये सारे पॉइंट थे, कई सारे पॉइंट आपको बताए थे, इनमें से कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हो। ये सारे पॉइंट है ना, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हो। आगे अब एमसीक्यू आ गया। एमसीक्यू क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। ये वाला पॉइंट जो है वो आंसर होगा, बी पार्ट। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो आपको पता है कि आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज में की गई है। तो अब लोकसभा की बात करें, विधानसभा, मंत्रिमंडल और पंचायती राज, तो पंचायती राज में जो है वो व्यवस्था की गई है 1/3 सीट के लिए। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर आधारित है कि एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, यही माना जाता है ना। सांप्रदायिक राजनीति में यही तो माना जाता है कि एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। उसके अलावा विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ रहते तो फिर सांप्रदायिक राजनीति क्यों कहलाते? एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ये भी सही है, एक धर्म के लोग एक ही समुदाय बनाते हैं। एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, गलत हो गया, प्रयोग किया जाता है। तो 2 पॉइंट सही मिले यहाँ पर, एक ए मिला और एक सी मिला, 2 पॉइंट सही है बच्चों, ए और सी। तो ए और सी आंसर आएगा, तो ए और सी, ये देखिए ये मिल गया आंसर, ए और सी। उसके अलावा भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है आपको देखना है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, सही बात है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, नहीं, भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं माना जाता। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो पूछा गया था भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो ये गलत है ना। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, राजकीय धर्म तो है नहीं इंडिया में, तो ये गलत है। ठीक है बच्चों, तो आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। खालिस्तान लिखा हुआ है, इस पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। तो जाति वाला याद है, जाति आंसर आएगा। जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में है। देखो मैंने एज इट इज आपको यहाँ पे बता रखा, देखिए ये रहा, ये देखिए जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में देखने को मिलता है। तो सभी क्वेश्चनों का आंसर है ये, सभी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आंसर लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मेरे नोट्स कर लिए, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स आपको दिए हैं, अगर आपने ये कर लिया ना, तो बिलीव मानिए आप किसी भी क्वेश्चन का बहुत फ्रैंकली आसानी से आंसर दे सकते हो। आपको किसी भी टाइप के पेपर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे आप मेहनत से पढ़िए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ऐसे हम आगे आपके लिए नोट्स लाते रहेंगे, हर एक चैप्टर का कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी और भी चैप्टर बनाने के लिए। तब तक जय हिंद, नमस्कार आप सभी को।